मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइल्स को हवा में ही फाड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयरबेस को हिट किया, जहां पर अमूमन इजराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया है कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाके गिरा। अब दुनिया की नजरें इजराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग होती है तो काफी वेस्टर्न कंट्रीज तो इजराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग के तहाने पर खड़ा है, जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर्स जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब जरूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, ये फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया। इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स पॉपुलेटेड एरियाज या इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज सेव किए जा सके। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि ये हमला इजराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इजरायली प्लानर्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी। और ये भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए।
दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स भी, या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इजराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा, और क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स से इजराइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, तो शायद इजराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला न करे। और आखिर में है तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी है। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम में एक खास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। 0.7% न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि U-35 की क्वांटिटी कम से कम 20% हो। ये क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, और वो अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब भी है, जिसके बाद वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो फिर वो दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले भी करवाएगा। इजराइल इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट कर सकता है, जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर नातांज में उनका सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है। ये फैसिलिटी पहले भी कई बार सैंक्शंस और इंस्पेक्शंस का शिकार रही है। दूसरी फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा खतरनाक मालूम होती है, वो यहाँ फोर्डो विलेज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से बचाना है। लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकती हैं। ईरान पर हमला करना शायद इजराइल के लिए इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल पर हमला करके उन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हैनिये की मौत का बदला ले लिया है, यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ये जो हमने किया है ये हमारी सलाहियत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इजराइल की ज़ायोनिस्ट रेजिम ने हमें जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर ईरान अनकन्वेंशनल तरीकों पर उतर आएगा। देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स दोनों इजराइल से काफी कमजोर हैं, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि इजराइल के मिसाइल्स को रोक सके। और ये सब इस वजह से है क्योंकि ईरान कई सालों से इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस कर रहा है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो इंटरनेशनल सैंक्शंस किसी भी मुल्क को पनिश करने के लिए लगाई जाती हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का ऑलमोस्ट 10% हिस्सा है, जो इसको 4th पोजीशन पे खड़ा करता है। लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से ये अपना ऑयल सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज को ही बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होती हैं, और इस स्विफ्ट सिस्टम में से भी ईरान को निकाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसे भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि इजराइल का मुकाबला कर सके, और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी मॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इजराइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके, जैसे इजराइल की मोसाद ने लेबनान में पेजर अटैक किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल खोखला है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की अनगिनत क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। एक तो है प्रॉक्सीज, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथीज, जो ऑलरेडी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो हो सकता है इस बार ईरान इजराइल की लोकल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए लॉन्च करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हो सकती हैं, और यही ऑप्शन इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है।
जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम उन कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी जो पर्शियन गल्फ में अपना होल्ड जमाए बैठी है, बेशक उनके पास छोटी ही सही लेकिन मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। ये शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर्स बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नजर में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट वॉरशिप रखी हुई है। लेकिन ईरान की शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आसानी से माइंस डिप्लॉय कर सकती हैं और यही खतरा इसराइल और अमेरिका को खाए जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और खतरा भी है। मान लें कि अगर इसराइल, अमेरिका और उसके अलाइज ने चारों तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और उसकी रिटेलिएट करने की सारी पॉसिबिलिटीज को रद्द कर दिया, तो फिर शुरू होगी खुल्लम खुल्ला जंग, और फिर ये जंग आम जंगों से काफी बड़े पैमाने पर होगी। अब इसमें रशिया को भी कूदना पड़ेगा और चाइना को भी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ईरान की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रशिया की बात की जाए तो सीरिया में ईरान और रशिया दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली रशिया जंग ना लड़े, लेकिन ये ईरान को वेपन्स फराहम कर सकता है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ईरान को सपोर्ट करेगा। इसी तरह चाइना भी ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट चाइना भी नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है कि चाइना ईरान को सपोर्ट करने के लिए उससे ऑयल खरीद सकता है, यूनाइटेड नेशंस में ईरान को सपोर्ट कर सकता है और USA पर प्रेशर भी डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान का इनडायरेक्ट अलाई है, जो छुप कर ईरान को वेपन्स में सपोर्ट कर सकता है। तो अब हमारा मेन सवाल कि क्या इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के चांसेस हैं या नहीं। वर्ल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स जैसा कि USA, रशिया, यूरोप और चाइना आपस में लड़ पड़े, अपने अपने अलाइज समेत। लेकिन ईरान पर हमला करने की सूरत में ऐसा होना काफी मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को सिर्फ सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पर हमला किया। इस जंग में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया तो रशिया ने सर्बिया को। ऐसे करते करते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गए, क्योंकि वो उस वक्त रशिया के अलाइज थे। इस तरह अलायंसेस के थ्रू वॉर का स्कोप बढ़ता चला गया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। ऐसी ही एग्जांपल्स हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी मिलती हैं। जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमले किए तो इटली ने उसकी मदद की। इस सपोर्ट की वजह से अलाइड पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और USA ने इटली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बेशक उस वक्त तक इटली ने खुद कोई हमला नहीं किया था। जंग की सिचुएशन में कोई नहीं देखता कि अगले ने हमले की शुरुआत की है या नहीं। जैसे अभी इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका दूर दूर से ही इसराइल की मदद कर रहा है, इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी पहले अमेरिका खुद को जंग से अलग रखकर अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रहा था। लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी जंग में कूद पड़ा। ये जापान का पर्ल हार्बर अटैक था, जिस पर जेम टीवी की ये डिटेल्ड वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पर अगर इसराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों मुल्कों की फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकती है, और अगर इस जंग में अमेरिका ने शिरकत की तो फिर जंग पूरे रीजन में फैल सकती है और चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, ऐसा होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी